नमस्कार, संगीत सुधा पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के लिए पिछले वीडियो में हमने राग वर्गीकरण के अंतर्गत प्राचीन काल के ऊपर चर्चा की थी। आज हम मध्यकाल के बारे में जानेंगे। इस काल में 3 प्रकार का राग वर्गीकरण प्रचलित था। प्रथम था शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण, द्वितीय मेल राग वर्गीकरण तथा तृतीय राग रागनी वर्गीकरण। तो प्रथम पे चर्चा करते हैं शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण। प्राचीन काल में भी हमने शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग के ऊपर चर्चा की थी। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसा प्राचीन काल में शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग का वर्गीकरण था, ठीक इसी प्रकार मध्यकाल में भी यह वर्गीकरण प्रचलित रहा। परंतु धीरे धीरे इसके मानने वाले जो संगीत शास्त्री थे वो कम होते गए। अब आते हैं हम मेल राग वर्गीकरण के ऊपर कि मेल राग वर्गीकरण क्या था। मेल राग वर्गीकरण जिस तरह से आधुनिक काल के अंदर थाट राग व्यवस्था है, आधुनिक काल के बारे में तो आप जानते होंगे कि थाट राग चल रहा है हिंदू जी में। जिस तरह से थाट राग व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण की व्यवस्था थी। हम मेल को थाट का पर्यायवाची मान सकते हैं। हाँ, इनकी संख्या के बारे में जो संगीत शास्त्री थे उनमें अलग अलग मत थे। कुछ संगीत शास्त्रियों ने 12, कुछ ने 19 तथा वेंकटमुखी जी जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण संगीत शास्त्री थे, उनके अनुसार इनकी संख्या 72 मानी गई, जो कि कर्नाटक पद्धति में आज भी मेल शब्द जो है वो प्रचलित है। जैसे 10 थाट माने जाते हैं, उसी प्रकार कर्नाटक पद्धति में 19 मेल माने जाते हैं, जो आज भी प्रचलित है। मेल राग वर्गीकरण जो था वो वास्तव में प्राचीन काल की जो मूर्छना वर्गीकरण का ही विकसित रूप था। जो मूर्छना वर्गीकरण की गई थी उसका ही विकसित रूप जो था वो मेल राग। तो आइए आगे चलते हैं राग रागनी वर्गीकरण के बारे में जाने की राग रागनी वर्गीकरण क्या है। मध्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कुछ रागों को पुरुष तथा कुछ रागों को स्त्री मानकर राग रागनी परंपरा मानी गई। इसके पश्चात राग रागनी के ही ऊपर नहीं रुका गया, इसके पश्चात उनके पुत्र तथा पुत्रवधुएं इस प्रकार भी माने गए। तो इसमें बहुत से संगीत शास्त्रियों का आपस में मतभेद रहा और उनमें से भी 4 प्रमुख मत हो गए, जिनमें से 2 जो प्रथम 2 थे उनके मतानुसार 6 राग तथा 36 रागनियां, तथा अंतिम जो 2 थे उनके मतानुसार 6 राग तथा 30 रागनियां मानी गई। अब जानते हैं इन चारों मतों के बारे में कि ये कौन कौन से 4 मत थे। तो इनमें से जो पहला मत था वो था शिव मत अथवा सोमेश्वर मत। इस मत के अनुसार 6 राग श्री, बसंत, पंचम, भैरव, मेघ तथा नट नारायण, ये 6 राग माने गए और इनकी 6 रागनियां भी मानी गई। 6 राग थे, 6 रागनियां मानी गई, तो 36 रागनी हो गई, 6 राग। और बाद में उनके पुत्र तथा पुत्रवधुएं भी मानी गई। इसमें जो दूसरे नंबर पे आता है वो है कृष्ण अथवा कल्लीनाथ मत। इस मत में भी 6 राग तथा 36 रागनियां मानी गई। जो 6 राग माने गए वो तो शिव मत के अनुसार, जैसा मैंने पहले आपको बताया, उनके ही अनुसार थे, वैसे ही थे। लेकिन उनकी जो 6 रागनियां तथा उनके पुत्र तथा पुत्रवधुएं ये जो मानी गई, ये शिव मत से विभिन्न थे, बिल्कुल अलग थे। अब आते हैं हम तीसरे मत पे, जो कि भरत मत है। इस मत में जो 6 राग माने गए, भैरव, मालकंस, हिंडोल, दीपक, श्री तथा मेघ, इनकी 5-5 रागनियां मानी गई और 8-8 पुत्र तथा पुत्रवधुएं मानी गई। चौथा मत जो था वो था हनुमान मत।
इस मत में 6 राग तो भरत के समान ही थे, यानी कि जो ऊपर मैंने बोला भरत मत के अनुसार, किंतु जो प्रत्येक की 5-5 रागनी और 8-8 पुत्र माने गए थे, ये भरत मत से अलग थे, विभिन्न थे। अब इसका विश्लेषण करते हैं। आज यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि राग रागनी पद्धति का आधार क्या था, किस चीज को आधार मान करके इस पद्धति को बनाया गया था। वह था स्वर साम्य या स्वरूप साम्य या दोनों को, क्योंकि मध्यकाल के जो राग रागनी जो थे वो आधुनिक काल के रागों से बिल्कुल अलग है। यहाँ मोहम्मद रजा जी का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि उस समय के बहुत महत्वपूर्ण संगीत शास्त्री रहे। उन्होंने 1813 में अपनी पुस्तक नगमाते आसफी में इन चारों मतों की आलोचना की और इनको अवैज्ञानिक माना। इसके बाद फिर जरूरत महसूस हुई एक नई पद्धति की, तो वो इस खोज में लग गए, लेकिन वह इस राग रागनी पद्धति से बाहर नहीं आ सके। फिर जो उन्होंने जिस पद्धति का निर्माण किया वो हनुमान मत से मिलते जुलते 6 राग तथा 36 रागनियों की पद्धति का निर्माण हुआ, जो उससे बहुत मिलती जुलती थी। यह पद्धति कुछ समय तक तो प्रचलन में रही, क्योंकि इसमें राग रागनियों में कुछ समता थी और उन्होंने काफी थाट के स्थान पर बिलावल को शुद्ध थाट माना। लेकिन भातखंडे जी बताते हैं कि इतना बहुत नहीं था इसके लिए, इस पद्धति को भी वैज्ञानिकता देनी आवश्यक थी। तो पूरी तरह वैज्ञानिक न होने के कारण यह पद्धति भी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकी। तो यह था मध्यकाल का राग वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा कि किस किस आधार पर कौन कौन से राग वर्गीकरण इसमें है। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल का जो राग वर्गीकरण है वो किस किस आधार पर है। तब तक के लिए धन्यवाद।